एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर वैसे तो 11 तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम चैप्टर नंबर 9 इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मैंने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कराया था। मैंने पार्ट 2 इसका कंप्लीट कराना कुछ मिस्टेक की वजह से रह गया था। तो आज हम क्या करेंगे, सिंगल वीडियो में, इस सिंगल वीडियो में ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा चैप्टर इसी सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ना। तो हमें ये चैप्टर एक सिंगल वीडियो में पूरा कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स जैसे मैंने बना रखे हैं आपको वैसे ही बनाना है, और मैंने सिंपल भाषा में बनाए हैं। आप नोट्स को पढ़ोगे और अगर एक बार पढ़ लिया ध्यान से तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता क्या होती है? यह वंशागति। अनुवांशिकता और वंशागति, वंशागति का मतलब होता है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो हमारा वंशागति होते हैं, और जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो हमारे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना, किसका? लक्षणों का स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। और जो ये लक्षण स्थानांतरित होते हैं, ये कौन से लक्षण होते हैं? ये अनुवांशिक लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण होते हैं? हमारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है। ये हमारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है। और विभिन्नता कैसे आती है? जैसे हमारा लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में नर व मादा भाग लेते हैं ना, नर और मादा भाग लेते हैं। तो आधे गुणसूत्र नर से मिलेंगे हमें 22, और आधे गुणसूत्र हमें मादा से मिलेंगे। तो हमें विभिन्नताएं इसी तरह आधे गुणसूत्र यानी पापा के मिलते हैं और आधे गुणसूत्र मम्मा के मिलते हैं, तो हमें इसी तरीके से विभिन्नता आती है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, अनुवांशिकता या वंशागति, विभिन्नता या विविधता। विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना यानी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। या वंशागत का मतलब यही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागत कहलाता है। किनका स्थानांतरण होना? अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना, ठीक है। ये जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। अब विभिन्नता और विविधता को भी 2 भागों में बांटा गया है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिका विभिन्नता के अंतर्गत ये शारीरिक कोशिका में आती है और ये जनन कोशिका में होती हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। जो भी जैसे शारीरिक विकास मतलब जैसे किसी का शरीर मोटा हो जाना, जैसे मम्मी पापा दुबले पतले होते हैं लेकिन उनकी संतान मोटी हो जाती है। लेकिन जब वो मोटा हो जाता है तो अगर वो किसी बच्चे को जन्म देता है तो ऐसा निश्चित नहीं है कि वो भी मोटा ही होगा, है ना। तो ये शारीरिक कोशिका विभाजन है, यह शारीरिक कोशिका विभिन्नता है। लेकिन जनन कोशिका क्या होता है? जनन कोशिका का मतलब ये होता है जैसे मम्मी की आंखें ब्राउन है तो पापा की आंखें, मतलब अगर पापा मम्मी की आंखें ब्राउन है तो जो वो बच्चे को जन्म देंगे उनकी आंखें भी ब्राउन ही होगी, है ना। तो ये क्या होता है? ये जनन कोशिका में विभिन्नता होती है, जबकि शारीरिक कोशिका में यानी शरीर में जो विभिन्नता होती है वो वंशागत नहीं होती, यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं है, जैव विकास में सहायक है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षण मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनुवांशिक लक्षण हम इन्हें नहीं बोल सकते, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें हम उपार्जित लक्षण बोलते हैं। इन्हें अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जैसे कानों में छेद करना, जैसे लड़कियां कई सालों से, पुराने वर्षों से कानों में छेद करवाती आ रही है, लेकिन आज तक कोई लड़की या किसी ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके कान पहले से छिदे हुए हो? तो ऐसा नहीं है।
जो लोग होते हैं, जो नर हमारे मेल होते हैं, वो वर्षों से शेविंग बनाते हुए आ रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई बच्चा हुआ है जिसकी शेविंग पहले से बनी बुनाई हो? जैसे कुत्तों में पूंछ काटना है ना, कुत्तों में पूंछ काटना, ऐसे जो सारे जो सिम्टम्स है वो कभी भी ऐसे जनन या जन्म से नहीं आए हैं। जैसे इन्हें अनुवांशिक मानव के बालों का रंग, जैसे मानव के बालों का रंग काला है तो जो भी संतति को जन्म देगा उसके बालों का रंग काला ही होगा, क्योंकि वो हमारा अनुवांशिक लक्षण है, मानव शरीर की लंबाई। अब आता है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। ये जो विभिन्नताएं आ रही है वो किस तरीके से आ रही है? विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ केवल मादा ही अपने समान शिशु को जन्म देती है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है। अब अलैंगिक जनन में इसमें विभिन्नताएं कम होती हैं, है ना, इसमें विभिन्नताएं कम होती हैं, विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। ये भी न्यून डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की कॉपी, जैसे डीएनए की कॉपी बनती है ना, तो उसके कारण कभी कभी इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अलैंगिक जनन में आमतौर पर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम में वियोजन द्वारा। अब आता है विभिन्नता के लाभ। अगर ये विभिन्नता होती है तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं ना, विभिन्नता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। उष्णता यानी अधिक गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। अब आता है आनुवांशिकता। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिकता क्या है या इसका जनक कौन है ना, तो इसे हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको भी इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक जीव के लक्षणों का उसकी संतति में वंशागत का मतलब होना स्थानांतरण होने तथा उसमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जनक जीवों से संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं, यानी जो लक्षण होते हैं उससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है वो हमारी आनुवांशिकता कहलाती है। इसके जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए तथा वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। मेंडल के कार्यों के आधार पर उन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, और ये एक नंबर में पूछा जाता है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे का चयन कर उसमें संकरण करवाया था। और मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? क्योंकि मटर का पौधा एक तो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय का मतलब होता है 1 साल में ही फल देता है। बहुत से पौधे होते हैं 3-3, 4-4 साल तक फल नहीं देते, तो इसमें प्रयोग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और वो स्वपरागण करते हैं, मतलब नर और मादा एक ही पौधे में उपस्थित होंगे। जब नर और मादा एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं तो उसमें परागण की क्रिया होती है जो आसान हो जाती है और जल्दी से फल फूल होते हैं। ठीक है। मटर 1 वर्षीय पादप है, अर्थात इसका जीवन चक्र 1 वर्षों में पूरा हो जाता है। इसलिए कम समय में मटर की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। मटर का फूल द्विलिंगी का मतलब यही होता है कि दोनों लिंग यानी नर लिंग और मादा लिंग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। इसमें स्वपरागण के द्वारा संयुग्मजी शुद्ध पादप का वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके फूलों में विस्फुन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। इसके पौधे में विभिन्न विपरीत विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। अब मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए? ये तीनों नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आपको जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं वैसे ही नोट्स बनाना है। इस वीडियो को एक बार पूरा देखना है,
फिर उसके बाद नोट्स बनाने। जब आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ओके, तो हमारे मेंडल के वंशागति के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले एक ही जाति के 2 पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी की संतानों में विरोधी लक्षणों में से प्रभावी लक्षण तो प्रकट हो जाता है और अप्रभावी लक्षण दबा रहता है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहेंगे? जैसे उन्होंने स्मॉल टी, एक तो ये टी बनाया और एक ये टी बनाया। अगर मैं इसका संकरण करवाती हूँ तो ये जो पौधा मिलेगा मुझे हमेशा लंबा और शुद्ध मिलेगा, क्योंकि ये जो शुद्ध पौधा है, शुद्ध यानी प्रभावी, ये प्रभावी लक्षण है ना, और ये हमारा अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण है तो ये क्या, जो प्रभावी लक्षण होगा वो अप्रभावी लक्षण को दबा देगा, मतलब वो प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव प्रकट करेगा और पौधा कौन सा बनेगा? शुद्ध और लंबा बनेगा, है ना। बोना नहीं बनेगा, शुद्ध और लंबा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रभावी लक्षण है वो अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है। अगला आता है पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी F1 के पौधे संकर होते हैं और प्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं। उनकी दूसरी पीढ़ी F2 के पौधों की एक निश्चित संख्या 1:2:1 फिर शुद्ध हो जाती है, अर्थात ये लक्षण दूसरी पीढ़ी से पृथक हो जाते हैं। तीसरा आता है हमारा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के 2 पौधों के बीच पर परागण द्वारा एक ही साथ संकरण कराया जाता है तो उनमें विपरीत लक्षणों का जोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रदर्शन करता है। तो ये तीनों नियम है, ये तीनों नियम याद करने हैं और समझने हैं। मेंडल का योगदान। मेंडल ने क्या योगदान दिया था? मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। जैसे बीज का आकार कौन सा होना चाहिए? गोल। अगर गोल आकार हुआ तो वो प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार हुआ तो अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग पीला हुआ तो प्रभावी लक्षण है, हरा रह गया तो अप्रभावी लक्षण है। फूल का रंग बैंगनी हुआ प्रभावी लक्षण, सफ़ेद हुआ अप्रभावी लक्षण। फली का आकार अगर फूली हुई तो प्रभावी लक्षण होगा, अगर सिकड़ी हुई तो अप्रभावी लक्षण होगा। फली का रंग हरा प्रभावी रंग, पीला अप्रभावी रंग। पुष्प की स्थिति कक्षीय होगी तो प्रभावी होगा और अग्रस्त होगी तो अप्रभावी होगा। पादप की ऊंचाई लंबा होगा तो हमारा प्रभावी लक्षण होगा, अगर घोना हुआ तो अप्रभावी लक्षण होगा। उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने जो पौधे का अध्ययन किया, अगर उसमें जो पीला फूल था तो वो अप्रभावी लक्षण बताता था और जो हरा रंग का फूल था वो हमारा प्रभावी लक्षण प्रकट करता था। अब आता है एकल संकरण। उन्होंने किस तरीके से संकरण किया? मोनो हाइब्रिड। मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण। उन्होंने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, है ना। इनके युग्मक बनाए, फिर प्रभावी लक्षण को अप्रभावी लक्षण के साथ संकरण कराया, इस प्रभावी लक्षण को अप्रभावी के साथ संकरण कराया। तो चारों पौधे हमें शुद्ध मिले। F1 पीढ़ी में चारों पौधे शुद्ध मिले, क्योंकि ये जो कैपिटल T है इसने अपना प्रभाव प्रकट किया, स्मॉल t को दबा दिया, मतलब अप्रभावी लक्षण को दबा दिया। प्रभावी लक्षण ने अप्रभावी लक्षण को दबा दिया। सभी पौधे लंबे थे। फिर उन्होंने क्या किया? F1 पीढ़ी से ही संकरण कराया, मतलब लंबा पौधा और घोना पौधा, यानी जो इसका संकरण इसी से कराया, कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। तो इन्होंने क्या पाया
कि इसमें तीनों पौधे तो लंबे थे, लेकिन एक जो पौधा मिला वो हमारा भोना मिला। F1 इंटू F1 यानी F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से संकरण कराने पर हमें 3 पौधे तो लंबे मिले और एक पौधा हमें भोना मिला, यानी अप्रभावी लक्षण का मिला। तो हम इसे किस तरीके से लिखें? प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, ये देखा हमने कि इसमें जो पौधे थे वो सभी पौधे लंबे थे F1 पीढ़ी में, लेकिन F2 पीढ़ी में 3 पौधे लंबे थे और एक बोना था। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे थे, मतलब F2 पीढ़ी में 4 पौधे में से 3 लंबे थे, एक बोना था। और इसमें क्या था? चारों लंबे थे, एक बोने पौधे थे। फिनोटाइप F2 3:1 यानी 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा था। और जीनोटाइप F2 में एक लंबा, एक बोना, 2 लंबे और एक बोना था। यानी ये हमारा प्रभावी लक्षण है, ये हमारा प्रभावी लक्षण है और ये हमारा अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, 1 अनुपात का मतलब पूरी तरीके से प्रभावी लक्षण, 2 अनुपात मतलब ये भी प्रभावी लक्षण, 1 अनुपात यानी अप्रभावी लक्षण अनुपात में प्राप्त होता था। टी व कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं तथा स्मॉल टी भोना पौधा है। टी प्रभावी लक्षण कहलाता है जबकि स्मॉल टी हमारा अप्रभावी लक्षण कहलाता है। फिर संकरण में कैसे कराएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको आज ही बता देती हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख लो। मटर के 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण। इन्होंने क्या किया? पीले को वाई और गोलाकार को RR, हरे यानी स्मॉल y और झुर्रीदार को स्मॉल RR से प्रभावित किया। फिर उन्होंने ये टेबल बनाई, ठीक है, और ये आपको भी बनानी है। और ये कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक y में से एक y ले लिया, एक R में से एक R ले लिया, इधर भी स्मॉल y से स्मॉल y ले लिया और R से R ले लिया। फिर इनको भी संकरण करवाया, ये YR और Y। इसका संकलन इससे कराया, यहाँ पे लिखा। इसका संकलन इससे करवाया, यहाँ पे लिखा। इसका संकलन इससे करवाया, यहाँ लिखा। और इसका इससे करवाया, यहाँ लिखा। फिर क्या किया? इसका इससे करवाया, यहाँ लिखा। इसी तरीके से हमें लिखना है और ये याद करनी है। ठीक है, बना लेना कॉपी में। अपने लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? कोशिका के DNA होते हैं, जीन DNA की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका में DNA पाया जाता है, DNA ही लक्षणों की वंशागति करता है। और जीन जो क्या होते हैं? जीन हम ऐसे बोल सकते हैं कि DNA की, जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, यानी कोशिका के बिना हमारा शरीर अधूरा है, उसी प्रकार DNA जीन के बिना अधूरा है। सूचना स्रोत करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन करता है? जीन करता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। जीन टी प्रभावी लक्षण है, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना और लंबे पौधे। जीन टी यानी अप्रभावी लक्षण क्या करता है? एंजाइम का दक्षता से कम कार्य करता है और अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना यानी भोने पौधे का निर्माण करना। लिंग निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, लिंग निर्धारण, ठीक है। अब लिंग निर्धारण कैसे करेंगे? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायान ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा, जिसे अनुकूल तापमान होने पर ही जनन करता है। कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। मादा में XX गुणसूत्र होंगे और नर में XY गुणसूत्र होते हैं। अब मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखो मैं आपको बताती हूँ। मानव में ये हमारा XY है, नर है, लैंगिक गुणसूत्र बोलेंगे XY नर होता है और XX हमारी मादा होती है। इसके 2 युग्मन X और Y, ये नर से मिले और X और X हमें मादा से मिले। जब देखो मैं आपको इसमें समझाती हूँ, ये X और ये Y है ना, और ये X, ये हमारा नर हो गया, ये हमारा मादा हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब नर से नर युग्मन मिलेंगे हमें X और ये मिलेगा हमें Y, है ना। इधर मादा से X और ये X। अब X से संलयन कराती हूँ तो मुझे XX मिलेगा और XX किसके गुणसूत्र है? मादा के, तो यहाँ हमें मादा मिलेगी। फिर इस X का इस X से कराऊंगी तो भी XX है, यानी मादा मिलेगी।
फिर इस y का मैं इस x से कराती हूँ तो xy है, xy किसका गुणसूत्र है, नर का, तो हमें नर मिलेगा। फिर इस y का इससे कराऊंगी तो xy मतलब यहाँ पे नर मिलेगा। यहाँ पे मतलब 2:2 में मिलेगा, यानी 2 मादा मिल रही है तो 2 मुझे नर मिल रहे हैं। तो इसे हम भाषा में लिखने हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ये डायग्राम समझ जा दिया मैंने। मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। जो गुणसूत्र हमारे समान होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। तब 23वां जोड़ा असमान होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये जो एक्स वाई है इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहेंगे। नर में 23वें जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में 23वें जोड़े के गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अतः नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक तो वे जिनमें 22 + x तथा दूसरे वे जिनमें 22 + y होता है गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके विपरीत मादा के सभी अंडाणुओं में 22 + x गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से x गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान पुत्री होती है, लेकिन जब किसी अंडाणु से y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो तब पैदा होने वाली संतान पुत्र होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर का 23वां जोड़ा मानव में लिंग निर्धारण करता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो हमारा जो संतति उत्पन्न होती है मादा या नर किसके ऊपर डिपेंड करता है, शुक्राणुओं के ऊपर डिपेंड करता है, यानी नर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने जैसे मैंने बनवा रखे हैं और इसको पढ़ना है। थैंक यू।